A very good morning to all of you. Today we will be starting with technical subject. जो पहला सब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ वो है एस्टिमेशन, जिसको आपने क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन के नाम से कॉलेज में पढ़ा होगा। इसका जो ड्यूरेशन हमने डिजाइन करा हुआ है सब्जेक्ट के लिए पढ़ाने के लिए वो है 30 आवर्स। वेटेज जो है इसका एसएससी जेईई की बात करूँ तो पेपर 1 में 8 से 12 क्वेश्चन पूछता है आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। पेपर 2 की बात करूँ तो 15 से 40 मार्क्स का पूछता है आउट ऑफ 300 मार्क्स। अगर मैं यूकेपीएससी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेईई की बात करूं तो 22 से 35 क्वेश्चन पूछते हैं आउट ऑफ 360 क्वेश्चन। यहाँ पे हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है पूरा का पूरा आपका। ठीक है जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके। तो 5 यूनिट है इसमें। पहली एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड सम टेक्निकल टर्म्स। सेकंड है बिल्डिंग एस्टिमेट। थर्ड है रेट एनालिसिस। फोर्थ है अर्थवर्क और वैल्यूएशन। एक्जैक्टली वही सिलेबस है जो आपके कॉलेज में हमने पढ़ा था। एक्जैक्टली वही सिलेबस होता है आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, कुछ भी अलग नहीं होता दोस्त। पहली बात तो बता देता हूँ, अगर आपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ा है दोस्त, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप घर में पढ़िए आराम से, अच्छे से बुक्स ले लीजिए, हमारी बुक यूज़ कर लीजिए और उनके क्वेश्चन लगा दीजिए, सफिशिएंट है दोस्त। ठीक है जी, चलो मैं बढ़ता हूँ आगे। तो पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट यूनिट का, थोड़ा सा एनालाइज करवा देता हूँ सारी यूनिट्स को, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो पहले ये एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड सम टेक्निकल टर्म। इसमें हम बताएंगे एस्टिमेट की जरूरत क्यों पड़ती है, कौन कौन से टाइप ऑफ एस्टिमेट होते हैं, प्लान कौन कौन से होते हैं, टेक्निकल टर्म्स कौन कौन से यूज़ करोगे एस्टिमेट में, या डिपार्टमेंट में कौन कौन से टेक्निकल टर्म यूज़ करते हो। सेकंड हम बात करते हैं बिल्डिंग एस्टिमेट की। तो इसमें हम आपको एस्टिमेट निकालना सिखाएंगे, बिल्डिंग का एस्टिमेट निकालना सिखाएंगे, एक्जैक्टली जैसे फील्ड में होता है वही। बस फर्क इतना होगा कि जो फील्ड में होता है उसका क्या होता है, बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे। वही बात है, रिपीटेडली सेम टास्क परफॉर्म करना है आपको। थर्ड है रेट एनालिसिस। अगर बिल्डिंग को मैं डिफरेंट एलिमेंट्स में ब्रेक कर देता हूँ, सपोज मैंने फ्लोरिंग में ब्रेक कर दिया, ठीक है, मैंने कॉलम होता है बिल्डिंग में, बीम होता है आपका, स्लैब होती है, ब्रिक वर्क होता है आपका, प्लास्टरिंग होती है आपका, पेंट होता है आपका, स्टील वर्क होता है आपका। नेक्स्ट है अर्थवर्क। अर्थवर्क का मतलब मिट्टी का कार्य। आप जानते हैं अगर रोड्स वगैरह हम लोग बना रहे हैं तो बहुत बार हमें पड़ता है कि भाई हमें क्या करना पड़ता है, लेवल उठाना पड़ता है, तो हमें बहुत सारी सॉइल बाहर से उठा के डालनी पड़ेगी। इट माइट बी पॉसिबल आपको लेवल डाउन करना है तो आपको सॉइल उठा के आपको एक्सकेवेट करके बाहर फेंकनी पड़ेगी, डंप करनी पड़ेगी, दूर ले जाना पड़ेगा। ये दोस्त मुझे पता होना चाहिए कि इतनी सॉइल मेरी क्या है, मेरे को उठा के फेंकनी है, तो मैं अरेंजमेंट उस हिसाब से करूंगा, या इतनी सॉइल मुझे बाहर से उठा के लेके आनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलो मैं डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। ठीक है जी, किसी भी चीज की प्रेजेंट रेट को पता करना, प्रेजेंट रेट एज पर द मार्केट पता करना, उसे बोलते हैं वैल्यूएशन। हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 है आपका एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड सम टेक्निकल टर्म। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट हो, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो, प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, या आप कहीं भी पैसे लगा रहे हो, या कोई भी सामान खरीद रहे हो, या किसी भी चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या कोई सा भी आप काम करना चाहते हो, इसमें 2 रिक्वायरमेंट होती है आपकी। पहला तो है इट शुड बी इकोनॉमिक, आपके कम से कम पैसे लगने चाहिए। ठीक है जी, आप सोचो कि कोई काम करना चाहते हो तो क्या चाहते हो, खूब पैसे लगे मेरे, आप चाहते हो कि मेरे कम से कम पैसे लगे। और सेकंड रिक्वायरमेंट है इट शुड जस्टिफाई द सर्विस रिक्वायरमेंट विद गुड क्वालिटी। इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन। ठीक है जी, देखो दोस्त, इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन में बताता हूँ एस्टिमेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो दोस्त, आपको कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, सपोज प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, सपोज 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, तो ऐसा तो नहीं आप सीधे स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, पहले तो आपको पता कैसे चला कि 100 करोड़ का है। ठीक है, तो देखो दोस्त, अब आप मुझे बताइए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में क्या क्या कॉस्ट लगेंगी, कौन कौन से मटेरियल लगेंगे, कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कौन कौन से क्लास ऑफ लेबर्स यूज होंगे इसको बनाने में, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, कौन कौन से टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को, या लोगों को पैसे देने पड़ेंगे काम को स्टार्ट करने के लिए, या मशीनरी कौन कौन सी सेट करनी पड़ेगी जिसको आप टूल्स एंड प्लांट्स बोलते हो, सुपरविजन चार्ज कितना देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर को जो लेगा वो कितना प्रॉफिट लेगा, सारी चीजें आप जोड़ोगे। इन सब को जोड़ के जब फाइनल काम मेरे पास बन जाएगा उसी को बोलते हैं एस्टिमेट ऑफ अ प्रोजेक्ट। जी, तभी सम अप हो पाएगा। और आपने बोला 100 करोड़, तो 100 करोड़ मैंने बोला कैसे, क्योंकि मैंने उन सब चीजों को एनालाइज करा, नॉट वाइल वर्किंग, काम करने पे नहीं, मैंने एनालाइज करा उसको कि ये इतने पैसे लेगा, ये इतना पैसे लेगा, ये पैसे लेगा, ऐसे लेगा, और ये अंदाजे से मैंने निकाल दिए सारे के सारे। ठीक है जी, एक्सपीरियंस है मुझे, मैंने अंदाजे से निकाल दिया। तो उस तरीके से हम लोग निकालते हैं एस्टिमेशन आपका। इसको ठीक है लिखिए, इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेट लिखिए। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ all engineering works, comma, it is essential to know before the start of a project the probable cost of construction for the complete work, which consists of cost of material, comma, cost of transportation, comma, cost of laborers, comma, cost of scaffolding, comma, supervision charges, comma, cost of tools and plants, comma, establishment charges, comma, cost of water, comma, cost of taxes, etc. Full stop. The reasonable profit of the contractor is added
इन इट। ठीक है जी, जो मैंने बताया था आपको वही मैंने आपको लिखा भी दिया। ठीक है जी, अब आप इसमें लिखो दोस्त, नोट लिखिए, इन एस्टिमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमा, बिकॉज इफ द एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द प्रोबेबल कॉस्ट it is very difficult to arrange for the additional money. Second लिखिए, the probable cost, comma, that is the estimate prepared should be as per the market rate of that place where work has to be done. कहने का मतलब ये है कि अगर आप देहरादून में काम कर रहे हो तो आपके मार्केट रेट कहां के होंगे? देहरादून के होंगे आपके। ऐसे नहीं कि आप देहरादून में काम कर रहे हो और आपने दिल्ली के मार्केट रेट लगा दी, दिल्ली के लेबर रेट लगा दी, दिल्ली में मशीन कितने की पड़ती थी उसके हिसाब से लगा दिया। तो जहां दोस्त काम कर रहे हो आप कल क्या है, सारी चीजों का रेट, सीमेंट के रेट वगैरह, जो भी मटेरियल है, लेबर है, या जो भी चीज लग रही है, आपके चार्जेस वगैरह लग रहे हैं आपके, सबके कहां का देखोगे? यहाँ का देखोगे जहां आपका काम हो रहा है। जैसे मैंने बताया फॉर एग्जाम्पल देहरादून का है तो यहीं के रेट देखोगे आप। समझ पा रहे हो आप इसको? चलो दोस्त, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन एस्टिमेट करा दिया, अब आप छोटी सी एक डेफिनेशन लिखो एस्टिमेट की। लिखिए, इट इज अ प्रोबेबल कॉस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड इट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब ये है कि जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे कि कोई डिपार्टमेंट है, सपोज पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है, उसके जो बड़े बड़े ऑफिसर होंगे जो इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, वो होंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिन्होंने साइन वगैरह किया हुआ है, उन्होंने बनाया हुआ है ये सारा का सारा एस्टिमेट, तो उसे बोलते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब देखो दोस्त, ऐसा नहीं होता कि एस्टिमेट बना रहा है तो एक आदमी ने सब कर दिया। ठीक है, पूरी टीम होती है आपकी। हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट 50 लोग लगे हुए हैं एस्टिमेट निकालने को, तो एक किसी और चीज का निकालेगा, किसी और चीज का निकालेगा, किसी और चीज का निकालेगा, तो मिलजुल के हम उनको बाद में क्या कर देंगे? सम अप कर देंगे। तो ये हो जाएगी मेरी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी। ठीक है, नोट लिखिए छोटा सा। ठीक है, तो देखो दोस्त, एस्टिमेट जो है ना, ये प्रोबेबल कॉस्ट है, संभावित कॉस्ट जो लगने वाली है। एक्चुअल कॉस्ट, लागत कब पता चलेगी आपको? जब आप लगाओगे, जब काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। आप नोट लिखिए, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट विल बी नोन only after the completion of the work only। हम लोग क्वांटिटी सर्वे से, क्वांटिटी सर्वे। तो देखो दोस्त, किसी भी प्रोजेक्ट में जितना भी सामान लगना है, छोटे से लेके छोटा और बड़े से लेके बड़ा, उसे बोलते हैं आपका क्वांटिटी सर्वे। ठीक है जी, और जो इस काम को करता है, ये एक स्पेशल पोस्ट होती है डिपार्टमेंट में, जिसे हम बोलते हैं क्वांटिटी सर्वेयर। ठीक है जी, आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, समझ जाएंगे आप। सर्वे मीन्स the calculation of quantities of materials required to complete the concerned work। ठीक है जी, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, the quantity survey is done by quantity surveyor, comma, who is an expert in this field। ठीक है जी, तो ये काम कौन करता है? ये करता है एक बंदा जो आपने डिफाइन असाइन करा हुआ है, एक पोस्ट रखी हुई है अलग से, या कई सारी पोस्ट रखी है, जिसे हम बोलते हैं क्वांटिटी सर्वेयर। स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान। ठीक है, साइट प्लान, इंडेक्स प्लान, लाइन प्लान और डिटेल्ड प्लान। एक ही करके मैं आपको समझाता हूं इसको। ठीक है जी, सबसे पहले आप लिखिए साइट प्लान। तो देखो दोस्त, ये एक तरीके का साइट प्लान है। मैंने अपने ऑफिस का साइट प्लान बना दिया। ये हमारा ऑफिस है, यहाँ पे मिस्टर खन्ना का मकान है, यहाँ पे मिस्टर रावत की लैंड खाली पड़ा हुआ है, ये मेन रोड है, ये आईएसबीटी से हमारा ऑफिस जो है वो 6 किलोमीटर दूर है, और रेलवे स्टेशन से हमारे ऑफिस क्या है 2.5 किलोमीटर दूर है। तो दोस्त, ये जो है ना, ये साइट को डिफाइन कर रहा है आपको। ठीक है जी, देखो लिखिए, इट इज अ प्लान ड्रॉन फॉर अ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन showing its position with respect to approaching roads, comma, main market, comma, railway station or any other permanent features in a populated area। ठीक है जी, नोट लिखिए इसमें आप एक, साइट प्लान shows the location of the area under consideration with respect to other areas, comma, which also includes the name of the owners of the property adjoining to that site। ये है आपका साइट प्लान। लेकिन हम बात करते हैं इंडेक्स प्लान की। तो देखो दोस्त, अगर आप ना
किसी स्टैंडर्ड कॉलोनी वगैरह में गए होंगे या फिर अपार्टमेंट्स वगैरह टाउनशिप वगैरह में गए होंगे अगर आप, तो आपने इस तरीके का दोस्त बोर्ड देखे होंगे वहाँ पे, ठीक है, जो आपको क्या करता है, सपोर्ट करता है, बताता है, जो आउटसाइडर्स होते हैं उन्हें गाइडेंस के लिए जो लगाया रहता है, उसे जो बोर्ड लगाया रहता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडेक्स प्लान बोलते हैं, ठीक है। मैंने इसका एक डमी बनाया हुआ है, देखो जैसे ये है, सपोज धर्मपुर 1 है और लेन 11 है, तो लेफ्ट साइड मिस्टर अनुज बिष्ट रहता है, यानी मैं रहता हूँ, सेकंड साइड मिस्टर गौरव बिष्ट रहता है, थर्ड मकान जो है इस लेन में वो मिस्टर आकाश का है, फोर्थ मिस्टर अविनाश का है, फिफ्थ मिसेस लक्ष्मी का है, सिक्स मिसेस पूजा का है, और ऐसे ही बहुत सारे हैं घर। आप समझ पा रहे हैं आप इसको? तो इस तरीके का आपने कॉलोनी में जो लिखा होगा, में लिखी रहती है सारी चीजें, इसी को बोलते हैं इंडेक्स प्लान। आप 100% श्योर हूं मैं, आपने जरूर देखा होगा, ठीक है। आप दिस प्लान इज जनरली फिक्स्ड ऑन द एंट्रेंस कॉमा और एट द एग्जिट or in the central place of the colony for the guidance of the outsiders। तो देखो दोस्त, ये एक प्रकार का लाइन प्लान है, रफ प्लान है। रफ को एस्टिमेट के साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट से भेजते हैं डीएम ऑफिस, ताकि उनके डिपार्टमेंट को प्रोजेक्ट मिल जाए। ये अच्छे से बना होता है, ये जस्ट एक ओवरव्यू होता है मेन फीचर्स का, कि डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट इस तरीके से बनाएगा और इतने पैसे में डिपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट को बना के दे देगा, और डीएम इसको क्या करता है, रीड आउट करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट की। डेफिनेशन है लाइन प्लान की, देखिए लाइन प्लान, इट इज डिफाइंड एज द प्लान फॉर अ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन सिंपली शोइंग मेन फीचर्स with the help of a single line of different portion of the construction, full stop। The details of the construction are generally not shown on this plan। एक छोटा सा नोट लिखिए आप, the inside and outside dimension shown in the plan should match with the actual dimension of the structure। और मैं बात करता हूँ डिटेल्ड प्लान की। देखो दोस्त, लाइन प्लान में जो है ना, ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, ये आपने रफली बना के दे दिया कि ऐसे ऐसे मैं करने वाला हूं आपका। इट माइट बी पॉसिबल वो चेंज हो जाए, चेंज होकर जब वो फाइनलाइज हो जाएगा ना, तो फिर से आप उसको बना के दोगे प्रॉपरली। डिटेल प्लान के अंदर सबको डिटेल में जाएगा, जैसे कि डिफरेंट ड्राइंग्स हैं आपके, डिफरेंट प्लान है, डिफरेंट साइड एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग ऑफ बीम्स है, कॉलम्स है, फुटिंग है, स्लैब है, उनकी पूरी कैलकुलेशन। यानी कहने का मतलब ये है, जो काम होगा सब भेजोगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस यानी डीएम ऑफिस, और ये ड्राइंग डिटेल एस्टीमेट के साथ जाएंगी, और वो डिपार्टमेंट भेजेगा जिसका रफ कॉस्ट एस्टीमेट एक्सेप्ट हुआ होगा। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन डिटेल्ड प्लान की। दिस प्लान इंडिकेट्स द प्लान ऑफ अ कंस्ट्रक्शन ड्रॉन ऑन अ पर्टिकुलर स्केल, कॉमा, शोइंग ऑल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, वेरियस सेक्शंस, कॉमा, एलिवेशन, कॉमा, प्लान फ्रॉम ऑल एंगल्स आर क्लियरली ड्रॉन ऑन द डिटेल्ड प्लान। डिटेल्ड प्लान में आपको सारी चीजें क्या होगी, प्रॉपर्ली नक्शे में बना के भेज दे रखी होगी आपने सारे के सारे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। तो देखो, तो ये 7 टाइप के एस्टीमेट होते हैं, इनको समझना बहुत ईजी है, कोई ऐसी परेशानी नहीं। पहले आपका प्रिलिमिनरी और रफ कॉस्ट और अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट, सेकंड है डिटेल्ड एस्टीमेट, थर्ड है क्वांटिटी एस्टीमेट, फोर्थ है रिवाइज्ड एस्टीमेट, फिफ्थ है एनुअल मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टीमेट, सिक्स्थ है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, सातवां है एक्सटेंशन एंड इंप्रूवमेंट एस्टीमेट आपका। ठीक है, इनको एक एक करके मैं समझाऊंगा, आपको लिखाऊंगा। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रफ कॉस्ट एस्टीमेट। ठीक है, सपोज करो दोस्त, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें लगा है कि किसी जगह पे 500 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्कूल बननी है यहाँ पे, तो उस भी लोकेशन में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उन्होंने उस पर प्रपोजल डाला, कि उस पर बोला कि ये स्कूल बननी है आपकी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एनालाइज करा, उसे लगा कि स्कूल बननी चाहिए इस लोकेशन में, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तो क्या किया, उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बता दिया कि भाई 500 स्टूडेंट्स का स्कूल बनना है, आप अपने अपने मुझे क्या करिए, रेट्स बना के भेजिए। सपोज उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बोल दिया, सपोज उसने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को बोल दिया, रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज को बोल दिया, जल निगम को बोल दिया, जल संस्थान को बोल दिया, या और भी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उन्हें उसने बोल दिया कि आप मुझे क्या बना के दीजिए, ठीक है जी, एस्टिमेट बना के दीजिए इसका, रफ कॉस्ट एस्टिमेट बना के दीजिए इसका 500 बच्चों के स्कूल का, और बाकी उसने बाकी डाटा उनको दे दिया सारा का सारा। तो सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं दोस्त वो लग जाएंगे रेस में। और अभी क्या करेंगे दोस्त, जो एस्टिमेट डीएम के पास डालेंगे, प्रपोजल डालेंगे, उसे बोलते हैं रफ कॉस्ट एस्टिमेट। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है, उसकी जो पूरी टीम होगी वो उसको स्टडी करेंगे अच्छे से, उसको वो स्टडी करेंगे, और उन्हें किसी डिपार्टमेंट का पसंद आ जाएगा। सपोज उन्हें पब्लिक डिपार्टमेंट का क्या था, रेट भी अच्छे थे सपोज, और उनका क्या था, जो बनाने का तरीका था, जो एनालाइज करने का तरीका था वो अच्छा था, और उनका पिछला रिकॉर्ड भी अच्छा है कि पब्लिक बुक डिपार्टमेंट को वो काम मिल जाएगा।
पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि 40 करोड़ में ये प्रोजेक्ट होना है आपका, उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उन्होंने फिर दिखा दिया आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, वो भी एग्री हो गया। अब वो क्या कर देंगे, टेंडरिंग वगैरह डालेंगे, उसमें अखबार वगैरह में डाल देंगे कि 40 करोड़ का एक प्रोजेक्ट निकला हुआ है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में। क्या है, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर जो उस लेवल का काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, सारे के सारे पहुंचे होंगे वहां पे। तो सपोज गवर्नमेंट की तरफ से ये काम 40 करोड़ में होना चाहिए। अब डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर आए हुए हैं, किसी ने बोला मैं 35 करोड़ में कराऊंगा, किसी ने कहा 42 में कराऊंगा, किसी ने कहा 45 में कराऊंगा, किसी ने कोई 40 वाले भी थे। तो अब क्या करेगी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, क्या करेगी, उन कॉन्ट्रैक्टर से डील करेगी और देखिए किसके रेट्स अच्छे हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी पैसे कम वाले को पकड़ेंगे। दूसरी प्रायोरिटी उसका काम क्या देखोगे, आप देखोगे पिछले काम इसने जो करवाए हैं अच्छे हैं कि नहीं है अच्छे। जाहिर सी बात है काम उसने करवाए होंगे, तभी वो इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए आया हुआ है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर बन के। तो ये सारी चीज़ है आपकी, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से क्या है, उस बंदे को क्या है कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अब अगर सपोज करिए कि 40 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 34 करोड़ में ले जाता था, तो 6 करोड़ रुपए क्या कर दिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने इसमें बचा दिया। अब जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो रिस्पॉन्सिबल किसको होगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट काम को लुक आफ्टर करेगी, ठीक है जी, यानी बिल वगैरह साइन करवाएगी और कॉन्ट्रैक्टर क्या करवाएगा, काम करवाएगा आपका, ठीक है जी। उन्होंने सारी चीज़ डिटेल्ड एस्टिमेट कॉन्ट्रैक्टर को थमा देंगे कि ये चीज़ें ऐसे ऐसी होनी है, इतने इतने कमरे बनने हैं, ऐसे ऐसे कमरे बनने हैं, ऐसी ऐसी टाइल्स लगनी है, यहाँ पे इतने इतने बाथरूम होने चाहिए, प्लेग्राउंड यहाँ पे होने चाहिए, और कॉन्ट्रैक्टर क्या कर जाएगा, उसे बनाना स्टार्ट कर जाएगा अपनी टीम के साथ आपका, ठीक है जी। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्टर काम कराते जाएगा उसकी वैसे वैसे क्या होती जाएगी, पेमेंट होती जाएगी आपकी, ठीक है दोस्त। चलो जी मैं बताऊंगा डिटेल में आपको, पहले आप लिखिए। इट इज एन एस्टिमेट टू फाइंड आउट एन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इन शॉर्ट टाइम, फुल स्टॉप। Such an estimate is prepared to decide the financial aspect and policy matter, comma, giving an idea of the cost of the proposal after taking into consideration of the requirement of the concerned department, full stop. On the basis of this estimate, the competent sanctioning will take place. तो इसमें आगे लिखिए, द रफ कॉस्ट एस्टिमेट इज accompanied बाई, पहले लिखिए डिटेल्ड रिपोर्ट, सेकंड लिखिए ब्रीफ स्पेसिफिकेशन, थर्ड लिखिए साइट प्लान शोइंग द प्रपोजल इन हैंड, फोर्थ लिखिए लाइन प्लान शोइंग द नॉर्थ लाइन ऑन इट, फिफ्थ लिखिए आइडिया ऑफ रेट्स फॉर डिफरेंट आइटम्स। देखो दोस्त, रफ कॉस्ट एस्टिमेट को आप तीन तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। पहले प्लेन्थ एरिया एस्टिमेट, सेकंड है क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट, तीसरा है आपका टिपिकल बे एस्टिमेट आपका। तो मैं इनको एक एक करके आपको समझाता हूं। फर्स्ट है प्लेन्थ एरिया एस्टिमेट। प्लेन्थ एरिया एस्टिमेट लिखिए, इन दिस मेथड कॉमा प्लेन्थ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज मल्टीप्लाइड बाय प्लेन्थ एरिया रेट टू गेट अ रफ एस्टिमेट फॉर द बिल्डिंग या फॉर द स्ट्रक्चर टू बी कंस्ट्रक्टेड। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, देखो जिस बिल्डिंग को आपको कंस्ट्रक्ट करना है उसका प्लिंथ एरिया कितना है आपका स्क्वायर मीटर में, और दूसरा प्लिंथ एरिया रेट से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसका क्या है रफ एस्टिमेट निकल के आ जाएगा आपका। अब देखो तो ये प्लिंथ एरिया रेट क्या होते हैं, प्लिंथ एरिया रेट जो है उस लोकेशन पे विला टाइप की बिल्डिंग का कितने पैसे लगते हैं पर स्क्वायर मीटर, उसी को बोलते हैं प्लिंथ एरिया रेट। अब कैसे पता करेगा डिपार्टमेंट, उन्होंने जो सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर बनाए होंगे उसको देखेगा कि उसको बनाने में कितने पैसे लगे थे। सपोज मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है, उसको बनाने में कुछ पैसे लगे होंगे आपके, और उसका प्लिंथ एरिया कितना है आपको, तो सेम तरीका काम इसमें होना है। तो यहाँ से रेट आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय आपका जो अब बिल्डिंग बनानी है उसका प्लिंथ एरिया कितना है आपका, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा रफ एस्टिमेट आ जाएगा। इस तरीके से होता है इसमें काम। आप इसमें एक छोटा सा नोट लिखिए, द प्लिंथ एरिया शुड बी कैलकुलेटेड फॉर द रूफ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग by taking external dimension excluding plinth offset, comma area of courtyard etc should also be excluded। हम बात करते हैं क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट की। तो क्यूबिकल कंटेंट होता क्या है, प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है जी। सपोज मेरा जो प्लिंथ एरिया है 200 स्क्वायर मीटर और मेरी बिल्डिंग 2 मंजिल की है, सपोज 7 मीटर के, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दो आप इसको, सीधी सी बात, तो आ जाएगा क्यूबिकल कंटेंट। अब देखो दोस्त, क्यूबिकल कंटेंट रेट कैसे निकालते हो आप, क्यूबिकल कंटेंट रेट का मतलब सिमिलर बिल्डिंग कोई बनी होगी उसी एरिया में, तो उसमें कितने पैसे आपके लगे थे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग का मतलब क्यूबिकल कंटेंट ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का क्यूबिकल कंटेंट कितना है आप, ठीक है जी।
तो अब मुझे निकालना है रफ एस्टिमेट ऑफ न्यू स्ट्रक्चर, नए जो स्ट्रक्चर बनना है उसका रफ एस्टिमेट कितना है। क्यूबिकल कंटेंट रेट कहां से निकाला, सिमिलर स्ट्रक्चर को देखा उसमें कितने पैसे लगे थे उसके हिसाब से निकाला रेट, और मल्टीप्लाइड पे जो अब प्रपोज प्रोजेक्ट है या प्रपोज बिल्डिंग है उसका क्यूबिकल कंटेंट कितना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। नेक्स्ट लिखिए आप डेफिनेशन क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट की, एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट विच इज वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ क्यूबिकल कंटेंट of the proposed building to be constructed and then multiplying it by the cubical content rate. थर्ड टिपिकल बे एस्टिमेट। तो टिपिकल बे एस्टिमेट तो क्या करते हैं, सपोज एक तरीके के स्ट्रक्चर बनने हैं आपके, जैसे क्लासरूम बननी है 50 क्लासरूम बननी है और 50 की 50 क्लासरूम जो है वो एक जैसी हैं, समझ पा रहे हो आप, 50 के 50 कमरे जो हैं वो एक जैसे हैं आपके, तो पर कमरे का के रिस्पेक्ट में हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि पर कमरे के रिस्पेक्ट में कितने पैसे निकल रहे हैं आप, इसको बोलते हैं टिपिकल बे एस्टिमेट। आपका ये वाला काम उनमें करते हैं जहां पे एक जैसे काम होते हैं, जैसे हॉस्पिटल हैं एक जैसी चीजें बन रही हैं, आपका क्या इंस्टीट्यूशन है एक जैसी चीजें बन रही है, कॉलेजेस हैं स्कूल्स हैं, इस तरीके के काम करते हैं आपका। ठीक है जी, ठीक है जी। तो देखो दोस्त, इसको जो है ना ये बोलते हैं बे, ये जो एक है डब्बा इसको बोलते हैं आप बे बोलते हो। ऐसे इसमें बहुत सारे होते हैं, एक डब्बे के हिसाब से आप कितनी कॉस्ट लग रही है उसको निकालो और जितने डब्बे खड़े करने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको बोलते हैं टिपिकल बे एस्टिमेट। इस तरीके के ना आपने देखे होंगे शोरूम्स वगैरह में, आपने देखे होंगे एक जैसी होती हैं सारी की सारी चीजें, जब बनता है ना कभी देखिएगा आप, ठीक, कोई भी बड़ी बिल्डिंग बन रही है जब, या फिर कमर्शियल पर्पज के लिए बिल्डिंग बन रही है, तो आप देखना सारे के सारे एक जैसे होते हैं आपके स्ट्रक्चर, तो इसको एक डब्बे को आप बोलते हो बे बोलते हो आप इसको, तो इसको बोलते हैं टिपिकल बे एस्टिमेट। आप लिखिए आप, दिस मेथड इज अडॉप्टेड for large institutional schemes, where there are large number of blocks or wards of similar type। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना करते हैं, धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे। चलो बाय बाय।